हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस। फिजियोथेरेपी में हम लोग, जैसा आपको पता ही है, कि इलेक्ट्रोथेरेपी के साथ साथ एक्सरसाइज थेरेपी भी यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग पेशेंट को मशीन लगाने के साथ साथ एक्सरसाइज कराते हैं। तो ये एक्सरसाइज कितने तरीके की होती हैं, क्या क्या होती हैं, कहाँ यूज़ होती हैं, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मेन डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे आपका कोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे हम इसके बारे में और डिटेल्स एक्सरसाइजेज आएंगी। फिलहाल जस्ट एक समरी मैं आपको दे देता हूँ एक्सरसाइजेज की। तो आप एक बार, मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहाँ ले जाके दिखाता हूँ कि क्या क्या एक्सरसाइजेज होती हैं, जिससे आपको डिटेल में समझ में आए। तो ये हमारा चैप्टर है, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज यूज्ड इन फिजियोथेरेपी। कि कितने टाइप की एक्सरसाइज होती हैं। फिजियोथेरेपी इज अ होलिस्टिक अप्रोच ऑफ रिस्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड एनहेंसिंग फिजिकल फंक्शन। आप लोग को ये सब पता ही है कि फिजियोथेरेपी से हम लोग पेशेंट के फंक्शन वगैरह को यूज़ करते हैं। और जो एक्सरसाइजेज हैं वो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि शायद जो इवन पेशेंट आप लोग को बोलेंगे कि जी वो एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी में तो मशीन ही लगाते हैं ना, वो 2-3 मशीन होती हैं। ऐसा नहीं है। फिजियोथेरेपी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो एक्सरसाइज होती है। इसलिए लिखा है एक्सरसाइजेज फॉर्म द कॉर्नर स्टोन ऑफ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लान। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में एक्सरसाइज थेरेपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है। तो फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहला टॉपिक है हमारा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। ये आप देख लें, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस आर डिजाइंड टू इम्प्रूव और मेंटेन जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट। कि जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को और मूवमेंट को मेंटेन करती है या इम्प्रूव करती है। आपके पास कोई बेडरिडन पेशेंट है, जो भाई नहीं चल फिर पा रहे, जिसकी वजह से उनके जॉइंट यूज़ नहीं हो रहे, तो उनकी जॉइंट के रेंज को मेंटेन करने के लिए रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होती हैं। या किसी की नी की मूवमेंट कम है, किसी भी जॉइंट की फ्रोजन शोल्डर हो गया, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए भी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होती हैं। दे आर पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल रिकवरिंग फ्रॉम सर्जरी, इंजरी और दोज विद कंडीशन लाइक आर्थराइटिस। ऐसे पेशेंट के लिए ज़्यादा यूज़फुल है ये, जो सर्जरी से रिकवर कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, नी रिप्लेसमेंट के बाद या किसी भी फ्रैक्चर वगैरह हो गया उसके बाद एंकल वालों में बहुत यूज़ होती है। कोई भी सर्जरी, इंजरी और दोज विद आर्थराइटिस के पेशेंट में भी आप लोग को नी स्टिफनेस, जॉइंट स्टिफनेस मिल जाएगी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो बहुत ही ज़्यादा होती है। अब फर्दर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस को हम इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। दीज एक्सरसाइज कैन बी कैटेगराइज्ड एज, पहली आती है पैसिव आरओएम एक्सरसाइज, यानी कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। द फिजियोथेरेपिस्ट और एन एक्सटर्नल फोर्स मूव्स द जॉइंट विदाउट द पेशेंट एक्टिव एफर्ट। पेशेंट का कोई एक्टिव एफर्ट नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट उसको मूव कर रहे हैं, या फिर पेशेंट अपना जो कोई मशीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस मूवमेंट को कराने के लिए। या कई बार पेशेंट अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को चला रहे हैं, वो भी एक तरीके की पैसिव मूवमेंट है। अगर लेफ्ट हैंड को यूज़ करके राइट हैंड को उठा रहे हैं, तो राइट की पैसिव मूवमेंट हो रही है। ऑफन यूज फॉर बेडरिडन पेशेंट्स और ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ रिकवरी। बेडरिडन पेशेंट में पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, वही मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द थेरेपिस्ट में जेंटली मूव अ पेशेंट्स आर्म अप एंड डाउन टू प्रिवेंट स्टिफनेस। कि जैसे एक पेशेंट, आपका बेडरिडन पेशेंट लेटा हुआ है, थेरेपिस्ट ने क्या किया कि पेशेंट के आर्म को अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं स्टिफनेस को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद आती है एक्टिव आरओएम एक्सरसाइज। पहली पैसिव थी, फिर एक्टिव हुई। द पेशेंट एक्टिवली मूव्स द जॉइंट विदाउट असिस्टेंस, प्रोमोटिंग मसल स्ट्रेंथ एंड जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। कि पैसिव में क्या था, कोई और कर रहा था, एक्टिव में पेशेंट खुद कर रहे हैं। और उससे इसका फ़ायदा क्या हुआ कि इससे पेशेंट की जो मसल स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ती है। फॉर इंस्टांस, लिफ्टिंग द आर्म ओवरहेड और बेंडिंग द नी विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। कि कोई पेशेंट लेटे हुए हैं, उन्होंने अपने घुटने को अपने आप मोड़ा और सीधा किया, कोई थेरेपिस्ट नहीं मोड़ रहा उसको, वो एक्टिव आरओएम एक्सरसाइज हो गई कि जॉइंट की मूवमेंट भी हो रही है प्लस मसल स्ट्रेंथनिंग भी हो रही है। फिर इन दोनों के बीच की चीज़ आती है एक्टिव असिस्टेड आरओएम एक्सरसाइज। कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ पैसिव एंड एक्टिव एक्सरसाइज है, पैसिव भी है, एक्टिव भी है। कैसे है कि पैसिव मूवमेंट हम कर रहे हैं और पेशेंट भी उसमें हेल्प कर रहा है। तो पेशेंट जब, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि पेशेंट एक्टिव कर रहा है और हम उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे रहे हैं। तो वेयर द पेशेंट परफॉर्म द मूवमेंट विद सम असिस्टेंट फ्रॉम द थेरेपिस्ट और एक्सटर्नल डिवाइस।
या तो कोई थेरेपिस्ट पेशेंट को असिस्ट कर रहे हैं या किसी और डिवाइस के थ्रू वो यूज़ कर रहे हैं। एन एग्जाम्पल इंक्लूड यूजिंग अ स्ट्रैप टू लिफ्ट द लेग। कई बार आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे स्ट्रैप वगैरह यूज़ करके हम एसएलआर कराते हैं, लेग रेस की एक्सरसाइज कराते हैं। तो अब पहले हमने ये पढ़ लिया था आरओएम एक्सरसाइजेज, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज। अब उसके बाद में सेकंड हमारी आती है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। Strengthening exercise aim to enhance muscle strength, which is critical for improving functional abilities and preventing injuries. Strengthening exercise जैसा कि नाम है कि वो मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, और मसल की स्ट्रेंथ जरूरी है फंक्शंस इंप्रूव करने के लिए, इंप्रूविंग फंक्शनल एबिलिटीज एंड प्रिवेंटिंग इंजरी। इंजरी प्रिवेंशन के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। दीज एक्सरसाइज ऑफन इन्वॉल्व रेजिस्टेंस। इसमें ज़्यादातर कोई ना कोई रेजिस्टेंस यूज होता है। अब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के भी पार्ट हैं। पहली आती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, ये आप लोग देखेंगे। ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है? मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स विदाउट जॉइंट मूवमेंट, कि मसल तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है लेकिन उसमें जॉइंट की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। दिस इज आइडियल फॉर स्ट्रेंथनिंग मसल्स विदाउट पुटिंग स्ट्रेस ऑन जॉइंट। इस एक्सरसाइज का, आइसोमेट्रिक का फायदा क्या है कि इससे स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है लेकिन जॉइंट पे कोई स्ट्रेस भी नहीं पड़ पा रहा। फॉर एग्जांपल प्रेसिंग द पाम्स टुगेदर इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, कि जैसे मान लीजिए कि पेशेंट को हमने बोला कि ये लो और इसको दबाओ, या ऐसे दबाइए, ऐसे दबाइए, तो ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हो रही है। इसमें जॉइंट जॉइंट पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही लेकिन मसल फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो ये इस तरीके की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं। फिर आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, आप ये नेक्स्ट वाला देखें। आइसोटोनिक एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स मसल कॉन्ट्रैक्शन विद जॉइंट मूवमेंट। इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है, जॉइंट मूवमेंट भी हो रही है, सच एज वेट लिफ्टिंग और स्क्वाट्स। कि वेट लिफ्टिंग हो रही है, मान लीजिए कि अब मैं शोल्डर पे यहाँ पे कोई वेट बांध लूँ और फिर इसको उठाऊँ, तो अब इसमें जॉइंट मूवमेंट भी हो रही है, प्लस मैंने यहाँ पे वेट लिया हुआ है तो रेजिस्टेंस भी हो रहा है। तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज इन्वॉल्व मसल कॉन्ट्रैक्शन विद जॉइंट मूवमेंट्स सच एज वेट लिफ्टिंग और स्क्वाट्स। जैसे बाइसेप्स कर्ल्स विद अ डंबल, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि जो आप लोग सभी जानते हैं कि बाइसेप्स की एक्सरसाइज हम लोग डंबल लेके करते हैं, वो भी एक तरीके की आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है। फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक के बाद आती है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। तो दिस यूटिलाइज स्पेशलाइज इक्विपमेंट टू प्रोवाइड कांस्टेंट रेजिस्टेंस थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन, कि पूरे रेंज ऑफ मोशन में बराबर फोर्स देने के लिए। इसको आप थोड़ा सा ढंग से समझ लें। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब वेट कर रहे हैं, जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। मान लीजिए कि हम डंबल लिया हुआ है और हाथ को उठाया, तो यहाँ से यहाँ तक जब लाया तो ग्रेविटी का असर है, यहाँ पे डंबल अपने आप जाता है। अगर मैं लेट के कर रहा हूँ तो, कि मैंने पेशेंट को लेटाया हुआ है, अपने पेशेंट ने यहाँ तक तो किया, यहाँ तक तो हुई, फिर वो, लेकिन उसमें हुआ क्या कि पूरी रेंज में रेजिस्टेंस नहीं आया। लेकिन अब हमने कुछ ऐसा थेराबैंड टाइप सामने पकड़ा दिया और पेशेंट को बोला कि आप मोड़िए, छोड़िए, तो जब वो मोड़ रहा है तो रेजिस्टेंस पूरे टाइम आ रहा है। तो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज का फर्क क्या है कि इसमें एक ऐसा इक्विपमेंट यूज करते हैं कि प्रोवाइड कांस्टेंट रेजिस्टेंस थ्रू आउट द रेंज ऑफ, पूरे रेंज ऑफ मोशन में बराबर रेजिस्टेंस देगा। ऑफन यूज्ड इन एडवांस्ड रिहेबिलिटेशन, फॉर इंस्टांस यूजिंग अ डायनामोमीटर मशीन फॉर कंट्रोल लेग एक्सटेंशन। जैसे कि क्वाड्रिसेप्स टेबल भी होती है, उसमें पेशेंट बैठकर नी एक्सटेंशन करते हैं। तो पूरे टाइम वो वेट, जिम में आपने मशीन देखी होगी थाई वाली, उसमें जब हम लोग उठाते हैं वेट तो पूरे रेंज में रेजिस्टेंस मिलता है। तो हमने रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज देख ली, और एक मिनट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस देख ली। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेंथनिंग में हमने आइसोमेट्रिक देख ली, आइसोटोनिक देख ली और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज देख ली। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के बारे में। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इंप्रूव मसल फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिवेंट स्टिफनेस। जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती हैं और स्टिफनेस को कम करती हैं। These exercises are crucial for individual recovering from musculoskeletal injuries
और ड्रिलिंग विद क्रोनिक कंडीशन दैट कॉज टाइटनेस और स्पाज्म। कोई पेशेंट है आपके पास जिनकी भाई ज़्यादातर मसल्स वगैरह वीक हो गई हैं, वीक नहीं टाइट हो गई हैं इनफैक्ट, क्योंकि कई बार आपको बैक पेन के पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिनकी हैमस्ट्रिंग टाइट हो गई है। तो उन टाइट मसल को रिलीज करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। इसमें भी टाइप हैं, टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग में है, एक आता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग, होल्डिंग अ स्ट्रेच फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड कॉमनली यूज टू इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी। कि हमने उसको स्ट्रेच डाला, और स्ट्रेच डालकर कि मान लीजिए कि अब कोई मिल गया कि आपको एल्बो यहीं तक ही है, तो आपने जहाँ तक जा रही थी यहाँ तक आपने थोड़ी देर तक होल्ड किया और फिर छोड़ दिया, फिर होल्ड किया, ये हो गया स्टैटिक स्ट्रेच। स्टैटिक होल्डिंग अ स्ट्रेच फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, थोड़ी देर तक, 5 सेकंड 10 सेकंड प्रोलॉन्ग पीरियड का मतलब है। बहुत देर तक करने से पेन भी बढ़ जाता है। एन एग्जाम्पल इज अ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग बाय रीचिंग फॉर द टोज वाइल सिटिंग। कि अब बैठे बैठे मैं अपने पैरों को टच करने जाऊं नीचे की तरफ, तो वो हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेच होती है, और मैं उस चीज को मेंटेन रखूं 5-10 सेकंड। डायनेमिक स्ट्रेचिंग इन्वॉल्व कंट्रोल रिपीटेटिव मूवमेंट टू प्रिपेयर मसल्स फॉर एक्टिविटी। इसमें लगातार वाली इन्वॉल्व कंट्रोल है, रिपीटेटिव मूवमेंट, कुछ रिपीट मूवमेंट्स कर रहे हैं, और जिसमें हम लोग वो कंट्रोल भी है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही मतलब कोई और करवा रहा है, पेशेंट खुद ही कर रहे हैं लेकिन बार बार कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा खड़ा है और वो खड़े खड़े अपने एक पैर को स्विंग कर रहा है, जैसे आप देखेंगे प्लेयर्स लोग खड़े होकर पैर को आगे पीछे कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ भी डायनामिक स्ट्रेचिंग होती है। फॉर एग्जांपल परफॉर्मिंग लेग स्विंग्स बिफोर रनिंग, रनिंग के पहले लोग कर रहे होते हैं। पीएनएफ, पीएनएफ एक बहुत अच्छी टेक्निक है, इसके बारे में आप लोग आगे जब लोग एक्सरसाइज थेरेपी डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत ही यूजफुल, अपने में एक अलग ही टेक्निक है, ये टॉपिक ही डिफरेंट है। तो खैर पीएनएफ अभी मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन स्ट्रेचिंग होती है, मतलब है तो स्ट्रेचिंग ही लेकिन थोड़ी सी अलग तरीके की। इट कंबाइंस स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द मसल ग्रुप। इसमें एक मसल ग्रुप को हम स्ट्रेच भी करवा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। ऑफन यूज टू अचीव ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी गेन्स, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी गेन्स होता है। फॉर इंस्टेंस स्ट्रेचिंग द हैमस्ट्रिंग while resisting a partner's push। कि इसको मैं आप लोग को आगे चल के और डिटेल में समझा दूंगा, थोड़ा ये प्रैक्टिकल क्लासेस में ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल ये है कि एक बंदा पुश कर रहा है, और उसके पुश करने के बाद जब उसने छोड़ा फिर आपने दोबारा स्ट्रेच किया, तो एक होल्ड रिलैक्स वाला फंडा होता है, उससे ये पीएनएफ में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अब इसके बाद में आती है एरोबिक एंड एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस। एरोबिक एक्सरसाइजेस इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, स्टेमिना एंड ओवरऑल एनर्जी लेवल। कि जो एरोबिक एक्सरसाइज है इसका क्या फ़ायदा है कि इट इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छी होती है, ओवरऑल स्टेमिना, ओवरऑल एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए अच्छा होता है। दीज एक्सरसाइजेस आर ऑफन रिकमेंडेड फॉर इंडिविजुअल विद हार्ट कंडीशन, कोई हार्ट पेशेंट है या फिर किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, और दोज एमिंग टू एनहेंस जनरल फिटनेस, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जनरल फिटनेस करनी है। अब कोई बंदा हार्ट पेशेंट है, उसको आप लोगों ने अचानक से बोल दिया कि भाई आप बहुत तेज दौड़ लो, तो उनको नुकसान क्या आएगा कि उनकी एकदम से हार्ट रेट इतनी बढ़ जाएगी वो उसको बियर नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग उनको बोलते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा देर तक चलो, बजाय 1 सेकंड के लिए बहुत तेज भागने के, और थोड़ा थोड़ा धीरे जितना कंफर्ट जोन में चलना है वो चलते रहो। तो वो एक तरीके से वॉक करना इसमें एरोबिक एक्सरसाइज में आती है। एग्जाम्पल इंक्लूड वॉकिंग ऑन अ ट्रेडमिल, साइकिलिंग ऑन अ स्टेशनरी बाइक, स्विमिंग लैब्स और ब्रिस्क वॉकिंग आउटडोर्स। ये सारी जो एक्सरसाइज हैं ये एरोबिक हैं, चाहे वो वॉक करना हो ट्रेडमिल पे, साइकिल चलानी हो, स्विमिंग करनी हो, जो भी लाइट एक्सरसाइज देर तक होने वाली है वो एरोबिक एक्सरसाइज है। फिर आया बैलेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइज, बैलेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूज होती है बहुत। Balance exercises are essential for individual recovering from neurological conditions, injuries और surgeries that affect stability। तो बैलेंस एक्सरसाइज ऐसे इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, पार्किंसन के पेशेंट है, उनको बैलेंस की प्रॉब्लम आ गई, या कई बार इंजरी हो गई, या फिर एक ऐसी सर्जरी हुई जिससे जो स्टेबिलिटी है उस पर असर आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट को बैलेंस ट्रेनिंग कराते हैं। दीज एक्सरसाइज हेल्प इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, प्रिवेंट फॉल्स एंड रिस्टोर प्रोप्रियोसेप्टिव एबिलिटीज। कि जो बैलेंस वगैरह की कंडीशन है, या फील करना कि
कई बार पेशेंट टर्न लेने लगते हैं तो गिरने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ों को वो करेक्ट करती है। कॉमन कई बार पेशेंट टर्न लेने लगते हैं तो गिरने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ों को वो करेक्ट करती है। कॉमन एक्टिविटीज़ इंक्लूड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पे खड़ा होना एक तरीके की बैलेंस एक्सरसाइज है। यूजिंग बैलेंस बोर्ड, वॉबल बोर्ड आता है, एक ऐसा वॉबल बोर्ड होता है जो समझ लीजिए इस शेप का होता है। यहाँ यहाँ पे पेशेंट को खड़ा होना है। अब ये वॉबल बोर्ड है, पेशेंट खड़े हो जाएंगे, तो इधर इधर ये हिलेगा, तो पेशेंट को बैलेंस ट्रेनिंग करवाएगा। ये बैलेंस इंप्रूव करने के लिए यूज होता है। एंड परफॉर्मिंग डायनेमिक मूवमेंट लाइक लंजेस वाइल मेंटेनिंग स्टेबिलिटी, की लंजेस करना जिसमें हम लोग एक लेग को आगे करके नी बेंडिंग करते हैं और बिना किसी सपोर्ट लिए, तो धीरे धीरे वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पोस्चरल एक्सरसाइजेस। Postural exercises focus on correcting alignment and strengthening muscles to support proper posture। कि एक कि जो पोस्चरल एक्सरसाइज हैं वो अलाइनमेंट करेक्ट करने में यूज होती हैं और स्ट्रेंथ कर मसल की स्ट्रेंथनिंग में टू सपोर्ट प्रॉपर पोस्चर, कि एक पेशेंट का पोस्चर सही रहे, उस चीज को मेंटेन करने के लिए, एक प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन करने के लिए पोस्चर एक्सरसाइज करती हैं। दीज एक्सरसाइज आर पर्टिकुलर हेल्पफुल फॉर इंडिविजुअल विद क्रोनिक बैक और नेक पेन। कई बार क्या होता है कि पेशेंट का पोस्चर काफ़ी टाइम से ख़राब है, तो हम उनको कुछ ऐसी एक्सरसाइज करा रहे हैं जिनसे उनका पोस्चर ठीक हो रहा है। पोस्चर ठीक हो रहा है तो बैक पेन, नेक पेन भी ठीक हो रहा है। वैसे स्कोलियोसिस के केस के लिए भी, या जो डेस्क जॉब, जिन लोगों की सिटिंग जॉब है उन लोग के लिए। अब जैसे अब फॉर एग्जांपल हमने रिट्रैक्शन एक्सरसाइज पढ़ी थी कि अब पेशेंट सिटिंग में ऐसे बैठे रहते हैं, तो हम उनको बोलते हैं भैया कुछ नहीं, आप सीधे बैठो, पीछे हो जाओ, ये चीज़ करते रहो। तो इसमें अब वो पूरे टाइम पे उनको बोलो सीधा बैठो, तो आप नहीं बैठ सकते। लेकिन उनको अगर हम बोले एवरी 2 आवरली आप जस्ट ये कर लिया करो, पीछे चले जाया करो, तो जो आपकी मसल्स जो इस पोस्चर को सही रखती हैं वो एटलीस्ट स्ट्रांग होंगी। तो ये पोस्चरल एक्सरसाइज आती है। फिर इसके बाद में हमारा आता है फंक्शनल एक्सरसाइजेस। फंक्शनल एक्सरसाइज आर टास्क स्पेसिफिक मूवमेंट दैट मिमिक डेली एक्टिविटीज। कुछ टास्क स्पेसिफिक मूवमेंट्स हैं कि आपको एक काम दे दिया गया कि वो करना है। इट हेल्पिंग पेशेंट्स रीगेन इंडिपेंडेंस, कि अब पेशेंट को मैंने ये बोल दिया कि भैया आपको खड़े होकर ही कपड़े बदलने हैं, तो वो पहले दिन नहीं कर पाएंगे पेशेंट, लेकिन धीरे धीरे तो, लेकिन जिस दिन वो पेशेंट वो गोल अचीव कर लेंगे उस दिन पेशेंट को बहुत अच्छा लगेगा। दीज एक्सरसाइज आर टेलर टू इंडिविजुअल लाइफ स्टाइल एंड कैन इंक्लूड स्टेयर क्लाइंबिंग, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट और प्रैक्टिसिंग सिट टू स्टैंड। जैसे हम लोग ने बेडिटन एक्सरसाइज प्रोग्राम में पढ़ा है कि भाई हम लोग सिट टू स्टैंड की भी ट्रेनिंग देते हैं, लाइन टू सिटिंग की भी प्रैक्टिस देते हैं। तो जो बेडिटन पेशेंट है उनके लिए फंक्शनल गोल्स हैं बेसिकली ये, कि वो दे देना और उसी को एज ए एक्सरसाइज करवाना, कि पेशेंट लेटे हुए हैं तो उनको अपने आप कैसे उठ के बैठना है, बैठे हैं तो कैसे उठ के खड़ा होना है, सारा हमारा बेडिटन एक्सरसाइज प्रोग्राम में आता है। उसके बाद में आता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आर डिजाइन टू improve respiratory efficiency and are crucial for individuals with chronic obstructive pulmonary disease, अस्थमा और पोस्ट सर्जिकल रिकवरी। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को क्रोनिक डिजीज है लंग्स की, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, यानी कि क्रोनिक का मतलब है लॉन्ग टाइम से होने वाली, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है कि जिससे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है लंग्स में। ऐसी डिजीज को सीओपीडी कहते हैं। तो सीओपीडी वाले केसेस में, अस्थमा के केसेस में, या पोस्ट सर्जरी के बाद ही पेशेंट वीक हो जाता है, सांस वांस लेने में दिक्कत आती है, तो ऐसे में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। डायफ्रामिक डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होती है, वेयर द पेशेंट फोकसेस ऑन एक्सपेंडिंग द एब्डोमेन वाइल इनहेलिंग, मतलब जब वो सांस लेते वक्त उनको अपना पेट फुलाना है, तो वो एक तरीके का जो डायफ्राम है वो यूज होता है। तो ये सब कॉमन टेक्निक है ब्रीदिंग एक्सरसाइज की। उसके बाद में आता है न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन। न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन फोकसेस ऑन रिस्टोरिंग कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट पैटर्न एंड इम्प्रूविंग मोटर कंट्रोल। कि जो ये न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन है इसका मेन फोकस क्या होता है कि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में, कि पेशेंट को हमने दिया कि भाई आपको स्पून से खाना है, तो वो ऐसा ना हो कि उनका हाथ इधर 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 जा रहा है, तो वो ग्रेजुअली हम उनको ये ट्रेनिंग देते हैं कि भाई आपने कैसे इसको सुपाइन करना है और मुंह तक ले जाना है। तो ये सब न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है। या फिर उसमें हम लोग एक एक्सरसाइज पेशेंट को, आपने मेडिटेशन में पढ़ी होगी कि पेशेंट को बोलते हैं जी आप अपनी नोज टच करो, फिर मेरा हार्ट टच करो,
फिर हमने हाथ यहाँ रख दिया, यहाँ टच करो। इस तरीके की एक्सरसाइज होती है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मतलब वो पेशेंट को एक्टिव करने के लिए भी होती हैं और मूवमेंट तो कराती हैं। दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज ऑफन यूज्ड इन पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम स्ट्रोक्स। हमने जो हमारा हेमीप्लेजिया प्रोग्राम है उसमें ये एक्सरसाइज दी हुई है, फिंगर कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस। स्ट्रोक के पेशेंट में यूज होती है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में होती है, या फिर पार्किंसंस वगैरह के पेशेंट में यूज होते हैं। एन एग्जांपल इज प्रैक्टिसिंग वॉकिंग विद द एड ऑफ पैरेलल बार्स टू रिटेन गेट पैटर्न। कई जगहों पे पैरेलल बार मिल जाते हैं कि दो तरफ से बार लगे होते हैं क्लिनिक में, और पेशेंट उसको पकड़ के चलते हैं, वो भी न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है हाइड्रोथेरेपी एक्सरसाइजेस। तो हाइड्रोथेरेपी एक्सरसाइज, हाइड्रो मीन्स वाटर, थेरेपी यानी कि ऐसी थेरेपी जिसमें पानी यूज हो रहा है, तो दिस इज परफॉर्म्ड इन वाटर। हाइड्रोथेरेपी एक्सरसाइज लिवरेज बायंसी टू रिड्यूस लोड ऑन जॉइंट्स व्हाइल प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस। कई बार क्या होता कि आपको कुछ पेशेंट ऐसे मिलेंगे कि जो, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि एंकल की डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं कर पा रहे, आपने उनको बिठाया हुआ है, बैठे हैं वो, एंकल की डॉर्सिफिकेशन नहीं हो रही, लेकिन वही पेशेंट जब पानी में, स्विमिंग पूल में, चाहे एक बड़े टब में पानी डाल के उसमें कर रहा है, तो वो मूवमेंट होने लगती है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ये फुट है और नीचे इसके पानी है, तो पानी बायंसी इफेक्ट डालता है कि जिससे पेशेंट के लिए उठाना ईजी हो जाता है। तो हाइड्रोथेरेपी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोगों ने, जब मैं इंडियन स्पाइनल में था तो हम लोग वहाँ देखते थे, हाइड्रोथेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है पेशेंट को। This approach is beneficial for individuals with arthritis, fibromyalgia or those recovering from orthopedic surgeries. स्पाइनल सर्जरीज के बाद तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है ये, कि पेशेंट पैराप्लेजिक पेशेंट है, लेग की मूवमेंट वीक है या नहीं हो पा रही, जो पेशेंट नॉर्मली नहीं चल रहे वो पानी में चलने लगते हैं। जब उनको हम कुछ दिन पानी में चलाते हैं तो वो उसके बाद वो नॉर्मल भी चलने लगते हैं। तो हाइड्रोथेरेपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आप लोग इसको आगे भी ढंग से पढ़ें। बाकी हमारा कंक्लूजन आ जाता है कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज encompass a wide range of technique each tailored to address specific physical challenge। यानी कि जो आप लोग ये समझ लीजिए कि फिजियोथेरेपी मीन्स जस्ट वो दो तीन मशीन लगाकर और वो वही चार पांच चीजें समझ लेने से नहीं होता। हर पेशेंट के लिए आपको अलग तरीके से कंडीशन समझनी है, क्या क्या पेशेंट की प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से समझ के आपको एक प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाना है। चाहे वो पेशेंट की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए हो, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हो, या फंक्शनल ट्रेनिंग के लिए हो, तो आपके लिए ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, इसको आप ध्यान से पढ़िए। ये चीज़ें जब आपके माइंड में रहेंगी तो आगे जब आप और एडवांस एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज थेरेपी के टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस खत्म होता है। आप इसको बार बार पढ़ें, देखें, समझें।